हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जस्ट लास्ट लेक्चर में हम कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन या अपचेन से एल्केन बना रहे थे, जिसकी एक रिएक्शन हम देख चुके हैं, दैट वाज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन। यहाँ भी रिडक्शन होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड का ही रिडक्शन होगा और एल्केन बनेगा। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन होना है और ये कन्वर्ट होना है एल्केन में, CH2, दैट इज एल्केन। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, यहाँ पर जो रिएजेंट काम में आना है, याद कीजिएगा लास्ट वोल्फ-किर्चनर में हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम था, बस वही चेंज है। यहाँ पे रिएजेंट डिफरेंट है। ठीक है, रिएजेंट जिंक अमलगम, जिंक अमलगम के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में। HCl अम्ल होता है, सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल, तो अम्लीय माध्यम में। जो लास्ट रिएक्शन थी वो बेसिक मीडियम में थी, ध्यान रखिएगा, और ये किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। प्रोडक्ट सेम बनना है, कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन बनना है, होना वो ये रिडक्शन है, बट रिएजेंट चेंज है, दैट मीन्स पैटर्न चेंज होगा, रिएक्शन की मैकेनिज्म चेंज होगी। ये डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करते हुए यहाँ पर रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो कैसे रिडक्शन होगा उसकी बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिया है? कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्टेंट है यहाँ पर कार्बोनाइल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, वी नो डेट HCl है, तो एसिडिक मीडियम दैट मीन्स H+ है मीडियम में, एसिडिक यानी H+ है, राइट। जब जब कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, कोई भी रिएक्शन, तो ध्यान रखिएगा, इफ रिएक्टेंट में कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो तुरंत ये चीज होती है कि वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस H+ को ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं। ओवरऑल यहाँ पर भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, तो ऑक्सीजन के पास भी नोटेड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को जाएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ओवरऑल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। क्या बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन से कौन अटैच हो गया? हाइड्रोजन, राइट ना। देखो, जैसे ही हाइड्रोजन इससे अटैच हो गया तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गए, दैट मीन्स ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना ऑक्सीजन पे, पहले 2 थी अब एक ही रहा, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव से। ठीक है, जब जब कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है तब तब पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, आगे सुनिएगा, हमने क्या देखा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, जो पॉजिटिव चार्ज आया ना वो किस पर आया? ऑक्सीजन पर आया, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, है ना। फिनोडेट अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन को अटैच करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होती है। ओके, और इसने तो क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, देते ही इसके पास पॉजिटिव, दैट मीन्स ये हाईली अनस्टेबल हो गया, अस्थायी हो गया, गड़बड़ हो गई, इलेक्ट्रॉन चले गए इसके, तो है ना। तो ये तुरंत क्या होगा, तुरंत ही अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा, ओवरऑल पाई बॉन्ड्स का साथ देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो पॉजिटिव तो न्यूट्रल, दैट मीन्स जो लॉन पेयर पहले थे वो फिर से मेंटेन हो गए। ओके, फिर से मेंटेन हो गए, और क्या बना? कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, ये तो बन गया। और पॉजिटिव आएगा ना अब यहाँ पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए इस कार्बन से, तो कार्बन पर क्या आ जाने वाला है? पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो पहले की तुलना में अब थोड़ा ठीक है मामला, जैसा ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुरंत बॉन्ड क्या होंगे? पार्टिसिपेट ट्रांसफर हो जाएंगे, इस तरीके से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को न्यूट्रल करेंगे। ठीक है, और कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, अब ये इससे थोड़ी सी सही स्पीशीज है। आगे आगे मीडियम में जिंक दिया हुआ है ना, जिंक, जिंक क्या करता है? जिंक एक मेटल है, आप सबको पता है ना, मेटल, जिंक मेटल है, धातु है, और धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन देने का। क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन देने का। जिंक एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ओवरऑल
जो इस मीडियम में जिंक अमलगम दिया हुआ है उसमें जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा। 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको, ठीक है। अब आप सोचेंगे इसको भी तो कर सकता था, बिल्कुल इसको भी कर सकता है जिंक, बट जिंक मीडियम से आएगा यहाँ पर, उससे पहले ही पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो जाना है यहाँ पे, ये रुकेगा ही नहीं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तुरंत ऐसा काम हो जाना है, ठीक है। और फाइनली जो कार्बन पर पॉजिटिव आएगा वो थोड़ी देर रुकेगा और फिर उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, जिंक करेगा। जिंक जो मेटल है 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए इसने 2+ में कन्वर्ट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए यानी नेगेटिव बन गया, पहले पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन देते नेगेटिव बन जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन, इस पर आ जाएगा नेगेटिव और ये लो OH, ठीक है। जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव आएगा वैसे ही वी नो डेट एसिडिक मीडियम तो है ही, H+ है ना मीडियम में, वो H+ इस नेगेटिव आयन को ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी प्रोटोनेशन हो जाता है, ठीक है। प्रोटोनेशन इस तरीके से COH, और यहाँ पर क्या जाने वाला है, एक H लगा दूंगी यहाँ पे डायरेक्ट, कार्बन पे एक H आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, नेगेटिव H+ चला गया यहाँ पे, यानी नेगेटिव ने H+ को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, है ना। ओके, आगे सुनना। आगे जैसे ही चीज स्पीशीज न्यूट्रल हो जाएगी, हमें अच्छे से पता है मीडियम एसिडिक है ही, ठीक है, तो वो अपना काम करेगा ही। यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भी है, दोनों मेंटेन है। तो जैसे ही स्पीशीज इस तरीके से बन जाएगी न्यूट्रल, यानी कोई भी चार्ज जो था वो न्यूट्रल हो गया, तो फिर से ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एसिडिक मीडियम को ट्रांसफर, ओके, फिर से ये अपने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और क्या बन जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे एक H ऑलरेडी था, एक H और आ गया, दैट मीन्स पॉजिटिव क्रिएट होगा ना, होगा ना पॉजिटिव, क्योंकि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। जैसे ही पॉजिटिव आया ऑक्सीजन पे, फिर से वही वाली बात, अधिक विद्युत परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज धनायन हाईली अनस्टेबल, अस्थायी होता है, तो फिर से क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे, इसकी जो पॉजिटिविटी है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। और ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, एक चीज देखिएगा आप यहाँ पर जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो स्पीशीज न्यूट्रल होगी और बनी क्या, H2O, है ना। तो H2O रिमूव होगा, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यही है इस स्टेप का कि H2O रिमूव होगा, तो तुरंत ऐसी वाली मैकेनिज्म होगी, H+ हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा आपकी बात, और जब जब कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो मीडियम में जिंक प्रेजेंट है ही, जिंक जो मेटल है वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और खुद जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा, निकाले, रिलीज करेगा, वो कहाँ पर आ जाएंगे, इस कार्बोकेटाइन को न्यूट्रल करेंगे, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो हट जाएगा, पॉजिटिव तो हट जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ना, एक इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव को न्यूट्रल, दूसरा नेगेटिव बना देगा। आगे चलते हैं, फिर हम वही वाली बात, हमें पता है जैसे ही नेगेटिव आया तो प्रोटॉन है ही, एसिडिक मीडियम है ही, H+ को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव H+ के पास चले जाएंगे और क्या बच जाएगा, CH2, कार्बन से एक और हाइड्रोजन, जो एक तो पहले ही था और एक और हाइड्रोजन अटैच हो गया, बन गया ना एल्केन, यही तो बनाना था हमें, देखा आपने किस तरीके से बना एल्केन। फाइनली हुआ तो रिडक्शन ही है, हुआ है ना रिडक्शन, कार्बन से CH2 बना है, रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन हटे और 2 H आ गए, लेकिन पैटर्न चेंज है क्योंकि रिएक्शन का रिएजेंट जो है वो चेंज है, तो डिफरेंट टाइप से रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, मुझे पता है थोड़ा टफ लगा होगा आपको ये, देखो कुछ नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो एसिडिक मीडियम में H+ को ट्रांसफर हो जाने, जैसे ही ट्रांसफर होंगे तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन या अधिक विद्युत परमाणु पर पॉजिटिव आना अनस्टेबल होता है, तो वो तुरंत अपने पास वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये तो खुश, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव आते ही मीडियम में जिंक मेटल प्रेजेंट है, मेटल अपना काम कर जाएगी, मेटल एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। नेगेटिव में कन्वर्ट होते ही ये H, फिर से एसिडिक मीडियम तो है ही, मीडियम में नेगेटिव क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, देखो मीडियम जो है वो एसिडिक है यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है H+ है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब जब नेगेटिव बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये से H प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन का, C नेगेटिव H पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, बंद बन जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो CH आ गया, OH। नाउ सारी स्पीशीज न्यूट्रल हो गई, अब फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना काम करेगा। एसिडिक मीडियम है ही, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर से पार्टिसिपेट कर देगा बॉन्ड फॉर्मेशन में H के साथ, फिर से वही पॉजिटिव क्रिएट हुआ, फिर से अनस्टेबल, फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे और एक स्टेबल स्पीशीज एस्ट्रो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, एस्ट्रो निकलेगा रिएक्शन के दौरान, ठीक है। देन फिर पॉजिटिव यहाँ क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव जब जब क्रिएट होगा तो मेटल है, मेटल क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, खुद Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव जैसे ही बनेगा फिर से H+ है, फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा, H+ इसको कि कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा और H से बॉन्ड बना लेगा, दैट मीन्स CH2 एल्केन बन गया। क्लियर? ओके, इंटरेस्टिंग थी रिएक्शन, सेकंड ईयर में पूछी जाती है, अब आपके अभी तक तो नहीं पूछी गई है, बट पूछ ले, रिडक्शन समझाओ तो आप कर सकते हो अगर आपको याद है तो, ठीक है। बट ये मैकेनिज्म आपको करनी है, समझनी भी है, अभी से समझना स्टार्ट करोगे तो सेकंड ईयर में काम आएगी। आगे चलते हैं। तो यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होती है, काफी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख चुके हैं एल्केन की। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी, हेडिंग लगाइएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण, भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण में देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको याद भी हो जाएगा भौतिक गुण इसके। अच्छा, भौतिक गुण में हम किसी स्पीशीज के फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते क्या है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल चीज देखते हैं कि जो जैसे अपन एल्केन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं ना। तो एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, यानी क्वथनांक, गलनांक, ये क्या रहने वाले है ना, इसकी विलेयता या सॉल्युबिलिटी क्या रहने वाली, कौन से सॉल्वेंट विलायक में ये सॉल्युबल होगा, कौन से में नहीं होगा, ठीक है। एंड इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट क्या रहने वाली है, जैसे ये गैसियस होगा, लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा, ये गैस होगा या द्रव होगा या ठोस होगा, क्या स्टेट रहने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ में कलर कैसा है, कोई स्मेल आती है कि नहीं आती, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब देखते ही आपको पहचान, आपको दिख जाए कई प्रॉपर्टीज की, अच्छा ऐसा है ऐसा है। जैसे जो रिएक्शंस होती है ना, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये दिखती थोड़ी ना ऐसे तो हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। हिंदी मीडियम के लिए मैं ट्रांसलेट करते जाऊंगी हर एक लाइन को, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा, मैं फिर बोल रही हूँ अलग से नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं। हिंदी मीडियम इस भरोसे ना रहे कि आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे, मैं साथ साथ हिंदी में भी बोल रही हूँ, आप हिंदी में भी लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो ये बताती है, आप पहले ना समझ ही लो, जो एल्केन है ना, एल्केन में कार्बन, कार्बन होने, कार्बन कितने होने उस अकॉर्डिंग एल्केन, तो कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक की जो एल्केन होती है वो एल्केन गैसियस होती है, ठीक है, हल्की होती है तो गैसियस होती है, दूर दूर होते हैं इनके मॉलिक्यूल। कार्बन नंबर 5 से 17 तक जो होते हैं, 5 से 17 तक उनके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, बड़े हो गए ना थोड़े से, कार्बन नंबर 1 4 से के कंपैरिजन में 5 to 17 वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो साइज में बड़े होंगे तो पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो लिक्विड। और इससे ज्यादा बड़े जो एल्केन है, ज्यादा 17 से हायर वाले जो एल्केन है, हायर नंबर ऑफ कार्बन रखने वाले जो एल्केन है वो सॉलिड होते हैं। याद हो गया, सिंपल है ना बिल्कुल। सबसे जो छोटे मॉलिक्यूल है वो गैसियस फॉर्म में, थोड़े बड़े हैं वो लिक्विड फॉर्म में, थोड़े बड़े और है वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और क्राइटेरिया ये है C1 to C4, C5 to C17 एंड द फर्दर वॉल फर्दर इज सॉलिड, ओके। नाउ नोट कीजिएगा, इन फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द सीरीज C1 to C4 आर कलरलेस, रंगहीन, अडरलेस एंड गैसियस होते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, प्रथम ऐसे लिखो, एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 मेंबर, प्रथम 4 सदस्य, ब्रैकेट में लिखिएगा C1 to C4, रंगहीन, गंधहीन, गंधहीन यानी कोई स्मेल नहीं आती है, ठीक है, रंगहीन कोई कलर नहीं होता इनका, तथा
गैसियस या गैसीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिएगा, पेंटेन टू हेप्टेन, हेप्टडेकेन, ध्यान से देखना इसको, हेप्टडेकेन है ये। ठीक है, पेंटेन टू हेप्टडेकेन आर कलरलेस, अडरलेस, लिक्विड, लिक्विड होते हैं। ठीक है, एंड हायर एल्केन आर सॉलिड। हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, पेंटेन से हेप्टडेकेन तक के एल्केन रंगहीन, गंधहीन द्रव होते हैं तथा उच्चतर एल्केन, उच्चतर का मीनिंग 17 से आगे वाले, उच्चतर एल्केन सॉलिड होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पर है ना मैंने हेप्टडेकेन लिखा है, हेप्टडेकेन, हेप्ट यानी 7 आपको पता है, डेक मतलब 10 होता है, तो हेप्ट 10 + 7 17। ओके, तो जो 17 है उसको हेप्टडेकेन कहते हैं। पेंटेन आपको पता है ये C5, ओके, C5 से C17 तक के लिक्विड होते हैं, आगे वाले सारे सॉलिड होते हैं। ओके, तो ये तो हुई इनकी स्टेट की बात कि लिक्विड, सॉलिड और गैस कौन कौन से हैं उस अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा, एल्केन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट like water, ethanol, but soluble in organic non-polar solvent such as benzene, ether, CCl4, acetone, etc. ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, एल्केन अध्रुवीय अणु होते हैं जो कि ध्रुवीय विलायक जैसे, ब्रैकेट में लिखना, वाटर जल तथा एथेनॉल ब्रैकेट क्लोज में अविलय होते हैं, इनसॉल्युबल यानी अविलय। ठीक है, अविलय होते हैं। आगे, लेकिन कार्बनिक, कार्बनिक भी कैसे, नॉन पोलर, ऐसे लिखिएगा, लेकिन अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में, अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में विलयशील, सॉल्युबल यानी विलयशील, विलयशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन कौन से हैं अध्रुवीय कार्बनिक विलायक, सच एज, जैसे बेंजीन, ईथर, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे इसको, एसीटोन। ओके, अच्छा इस पॉइंट को समझना थोड़ा ध्यान से। हमने कहा एल्केन नॉन पोलर, बिल्कुल एल्केन नॉन पोलर होते हैं, आप किसी भी एल्केन को उठा के देख लीजिए, सब में कार्बन 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 बॉन्ड होगा, है ना, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे। कोई स्पीशीज पोलर कब होती है, जब किसी स्पीशीज में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जस्ट लाइक एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या कोई हैलोजन, इस तरीके से कोई भी अटैचमेंट हो, तो स्पीशीज जो है वो पोलर होती है, तभी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहेंगे और हम पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव लगाते हैं, यही करते हैं ना। ऐसा जिस स्पीशीज में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव वाली कंडीशन, वो स्पीशीज पोलर कहलाती है, ध्रुवीय कहलाती है। ठीक है, और वो स्पीशीज जिसमें आप नहीं कर पा रहे हो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और कार्बन हाइड्रोजन जो है उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता में इतना कोई खास अंतर नहीं होता है। ठीक है, लगभग सेम है, तो हम कभी भी यहाँ पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, आंशिक धनावेश ऋणावेश नहीं शो करते, इलेक्ट्रॉन लगभग बीच में ही उपस्थित होते हैं, किसी एक स्पीशीज की तरफ खिसके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ये बात समझ में आई, नॉन पोलर होते हैं। ओके, क्योंकि कोई अधिक विद्युत त्रिणी परमाणु है ही नहीं इसमें, नॉन पोलर। और अब आप अच्छे से जानते हो, मैंने जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको एक्सप्लेन की थी उसमें ये समझाया था क्लास में कि सेम डिजॉल्व, सेम जो सेम स्पीशीज है सेम को सॉल्युबल करती है। जैसे पोलर सॉल्वेंट में पोलर, अगर सॉल्वेंट पोलर है तो उसमें स्पीशीज भी पोलर ही सॉल्युबल होगी, पोलर स्पीशीज ही क्या होगी, सॉल्युबल होगी। और अगर नॉन पोलर स्पीशीज है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होती है, ये फिक्स है। ओके,
विलेयता ऐसे पता करते हैं, अगर स्पीशीज पोलर है, देखते हैं पहचान जाएंगे हाँ पोलर है, तो वो स्पीशीज पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने वाली है। ठीक है, स्पीशीज नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने वाली है। ये कॉन्सेप्ट था। हमने ये कहा कि जो एल्केन है वो अध्रुवीय होते हैं या नॉन पोलर होते हैं, अतः ये किसमें, पोलर सॉल्वेंट ध्रुवीय विलायक में विलयशील नहीं होते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में विलयशील होते हैं, ये हमने कहा। ओके, तो देखो वाटर और एथेनॉल जो है वो पोलर ही तो है, मैंने ये ऑलरेडी क्लास में आपको डिस्कस कर रखा है। जैसे ये वाटर लो, वाटर देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो पोलरिटी इस तरफ है ना इसकी, यहाँ पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इस तरीके से, तो पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट है, डेट मीन्स एल्केन को नहीं घोलेगा। ठीक है, इसी तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट जो पोलर नहीं है, फॉर एग्जांपल CCl4, नो डाउट Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है C से, लेकिन जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ये जो स्पीशीज है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, जितना डाइपोल मोमेंट इस तरफ है उतना ही इस तरफ है, जितना इस तरफ है उतना इस तरफ है, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। ओवरऑल म्यू जो है वो इसका 0 रहने वाला है, द्विध्रुव आघूर्ण किसका, CCl4 का, किसका, क्या लिखते हैं मैंने, CCl4 का, ये CCl4 है। ठीक है, ये नॉन पोलर होता है क्योंकि इसका म्यू 0 होता है, नॉन पोलर मतलब एल्केन इसमें घुल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखवाया आपको, एक एसीटोन भी लिखवाया है, ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की सीरीज श्रेणी में ही आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो ये पोलरिटी है ना, लेकिन इसमें एल्केन सॉल्युबल होते हैं। ओके, आगे सुनना, क्योंकि इसको जितने यहाँ पर ऑक्सीजन मोल नेगेटिव एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उतने CH3 देने वाले भी है। ठीक है, तो लगभग मामला सेट है, एल्केन इसमें सॉल्युबल है। आगे सुनना, बेंजीन, बेंजीन को आप अच्छे से जानते हो, ये लो बेंजीन है ना, वो गीत होती है बेंजीन है ना, तो बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन है, पोलरिटी कहीं पर दिख ही नहीं रही। ठीक है, तो नॉन पोलर है। ओवरऑल मैं ये बोल दूं जिसमें सारे कार्बन होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन है या कार्बनिक स्पीशीज बोल सकते हैं आप इसको, कार्बनिक स्पीशीज जो है, ऑर्गेनिक स्पीशीज जो है, उसमें एल्केन सॉल्युबल होंगे क्योंकि वो लगभग नॉन पोलर ही होती है। ये लिखा है ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट सच इज बेंजीन, ईथर CCl4 में सॉल्युबल है। ओके, आगे चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन लोअर देन इट्स स्ट्रेट चेन, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे शाखित श्रृंखला के एल्केन या शाखित एल्केन का क्वथनांक स्ट्रेट चेन सीधी श्रृंखला के क्वथनांक से कम होता है। ओके, ये शाखित और सीधी की जो बात की जा रही है, ये ध्यान रखना, किसी एक ही टाइप की, यानी स्ट्रेट चेन वो चेन जिसमें जितने भी कार्बन है उतने ही कार्बन की कोई ब्रांच चेन है, उन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, ध्यान रखना। कभी ऐसा नहीं है आप स्ट्रेट चेन बड़ी सी ले आओ और ब्रांच चेन कोई छोटी सी है और फिर कंपैरिजन कर रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ने के साथ तो कुछ और ही होता है। आप ध्यान रखना, यहाँ पर सेम की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये लिख दूं CH3 CH2 CH2 CH3, क्या है, मैथ है, प्रोब्यूट एन ब्यूटेन है। ठीक है, और इसी के, ये तो क्या स्ट्रेट चेन बनाई है मैंने ना, इसी की आप ब्रांच चेन बनाइए, ब्रांच ऐसे बनेगी CH3 C, यहाँ पे बना दो CH3, देन यहाँ CH, फिर यहाँ पे CH3, मैथ एन प्रोब्यूट, ये भी ब्यूटेन है ना, ये आइसोब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ऐसे इस टाइप की स्पीशीज की बात हो रही है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है। ठीक है, बट एक चेन स्ट्रेट चेन है और एक कैसी है, ब्रांच चेन है। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाए तो ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, ऑलवेज रिमेंबर इन माइंड। ओके, कम, कम का मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर ही, यानी इसके कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पर ही शाखित चेन जो है
या ब्रांच चेन जो है वो एवेपोरेट हो जानी है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये कैसे जल्दी एवेपोरेट हो जाएगी, ये नहीं होगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जितनी ब्रांच चेन होने वाली है वो उतनी ही पास पास रहेंगी, जितनी पास पास रहेंगी उतना ही हीट करने पर बॉन्ड वीक हो जाए, और यहाँ पर ये दूर दूर है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर नोट कीजिएगा एग्जाम में। द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सेट्रा राइज बिटवीन rise with increase in number of carbon atom, whereas solubility decrease with increase in molecular weight. ओके, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे भौतिक गुण जैसे क्वथनांक, गलनांक, घनत्व आदि कार्बन परमाणु के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, जबकि विलेयता आणविक भार बढ़ने के साथ घटती है। या कार्बन नंबर, भार बढ़ेगा ही ना, कार्बन नंबर अगर बढ़ेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, कार्बन नंबर बढ़ने के साथ घटती है। ओके, ये ध्यान रखना। और ये तो बिल्कुल सही भी है, दिख भी रहा ना साफ साफ के जितने ज्यादा कार्बन नंबर होंगे यानी जितनी ज्यादा हायर एल्केन होगी तो उनको उनकी डेंसिटी ज्यादा ही होगी, ऑब्वियसली बात है, डेंसिटी ज्यादा होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो वो भी ज्यादा होने वाला है आगे। लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है। सॉल्युबिलिटी बिल्कुल कम होगी। एक तो आप छोटी सी हल्की सी चीज को आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्वलाइज करो, घोलो, और एक आप बड़ा सा मॉलिक्यूल लो और फिर उसको आप सॉल्वेंट में घोलो, तो दिक्कत तो होगी ना, वो उतने अच्छे से नहीं घुलेगा जितने अच्छे से कोई छोटी चीज घुल जाएगी। जस्ट वैसे ही जैसे आप चीनी के बड़े वाले दाने आप पानी में सॉल्वलाइज करो और छोटे वाले बिल्कुल बारीक पीसी हुई, तो वो जल्दी हो जाएगी ना, वही वाली बात है, वैसा सही कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। रटना नहीं है, समझ के लिखना है, रटते ही तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इंक्रीज की जगह डिक्रीज लगता है पक्का एग्जाम में, और डिक्रीज की जगह इंक्रीज लग जाता है ना, तो ये ध्यान रखना, आप लोग समझ समझ के कीजिएगा। ओके ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ कंप्लीट होती है एल्केन की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कंप्लीट हो चुकी है, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, अब चल रही है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। ठीक है, एल्केन के रासायनिक गुण। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज या किसी की स्पीशीज के रासायनिक गुण में हम पढ़ते क्या है, जो जिस भी स्पीशीज का आप पढ़ रहे हो, जैसे आप यहाँ एल्केन की बात कर रहे हो तो एल्केन की डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के साथ कैसी रिएक्शन होने वाली है, क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के साथ कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, कैसी प्रॉपर्टी प्रदर्शित करेगा, है ना, वो देखते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में हम एल्केन की रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के साथ करवाएंगे और देखेंगे क्या बनता है, वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ओके, सो फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज आप ऐसे भी लिख सकते हो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा आइसोमेराइजेशन रिएक्शन।
आइसोमेराइजेशन रिएक्शन या समावयवीकरण अभिक्रिया। वेरी सिंपल, आपने देख भी रखी ऑलरेडी ये रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ब्यूटेन लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या लिया मैंने, नॉर्मल ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। 4 कार्बन का जो होता है वो ब्यूटेन ही कहलाता है ना। ओके, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3, या मैं बोलूं निर्जल निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस मतलब सूखा, ठीक है। तो आइसोमेराइजेशन हो जाता है, ये रिएक्शन हमने डिट्टो यही वाली आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में पढ़ी थी, ठीक है। और अब हम एल्केन वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं, एल्केन की केमिकल रिएक्शन। तो बिल्कुल ये एल्केन ही है ना, एन ब्यूटेन एक एल्केन ही है, बस एल्केन को आप एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट करो तो एन ब्यूटेन से क्या बन जाता था, वही बनना है, आइसोब्यूटेन CH3, और मैं यहाँ लिख दूं CH3, ओके। आइसोब्यूटेन है नहीं, आइसोब्यूटेन, ओके। अब पता है कई स्टूडेंट को डाउट होता है कि ऐसे कैसे बन गया, आइसोब्यूटेन तो ऐसा होता है, ऐसे करके CH3 C देन CH3 और फिर CH और CH3, ऐसे यूं लगता है कि वो तो ये होता था, ये कैसे बन गया। तो कुछ नहीं, कैसे घुमा के तो लिखा है, ये ऐसे ही लिखा है और इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान से देखना, कई बार स्टूडेंट आते हैं नोटबुक लेके, मैम ये क्या हो गया, ये थोड़ी ना होता है। बाकी आपके साथ नहीं होगा ऐसा, है ना। आगे चलते, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन लिखिएगा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन या क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, ओके। नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप का जुड़ना नाइट्रेशन कहलाता है। हमने क्या करना है, एल्केन की रिएक्शन करवानी ना, तो एल्केन का में NO2 ग्रुप जुड़ जाए किसी तरीके से तो उसका नाइट्रेशन हो गया, है ना। तो वेरी सिंपल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ एल्केन, एल्केन RH लगा दूं, यहाँ कोई भी कार्बन सीरीज है, लास्ट में एक H तो होगा ही ना, 3 H होंगे तो एक मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दी जाए नाइट्रिक एसिड के साथ, इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रो ग्रुप, अच्छा ये रिएक्शन जो है ध्यान रखना हाई टेम्परेचर पर होती है, हाई टेम्परेचर, ठीक है भाई। एल्केन से बॉन्ड को ब्रेक करना है तो टेम्परेचर चाहिए ही, ऑलरेडी स्टेबल होता है एल्केन। तो ये वाला H वाला बॉन्ड ब्रेक होगा H प्लस की फॉर्म में, और यहाँ से NO2 प्लस आता है। ओवरऑल आप तो ये ध्यान रखना कि RH गया और NO2 आ गया, ठीक है। कहाँ से आया, HNO3 से आया, NO2 गया ना तो क्या बचा, एक तो O बचा और एक H बचा ना, और यहाँ से H प्लस, दैट मीन्स H2O, यहाँ से OH माइनस बचेगा और यहाँ से H प्लस, तो H2O, ये क्या बन गया, इसको कहेंगे नाइट्रो एल्कीन, ठीक है। अब कई स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि नाइट्रेशन तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, कंसेंट्रेट HNO3 कंसेंट्रेट H2SO4 देन होता है, वो बात अलग है, वो बेंजीन वगैरह की रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ आप डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ हाई टेम्परेचर पे तो नाइट्रो एल्कीन बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे C6 C5H12, ठीक है। ये एक एल्केन ही है, पेंटेन ही है ना, ये है ना पेंटेन। आप चाहे लिख के देख लेना CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे करके पेंटेन ही बनेगा, और 12 ही हाइड्रोजन होंगे उसमें, क्योंकि हमें पता है एल्केन क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पर देखो 5 है N की वैल्यू,
तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, बिल्कुल सही है ना। एल्केन है, एल्केन की रिएक्शन करवा दी जाए। अच्छा, अब मैं ये रिएक्शन करवाने के लिए ना कुछ थोड़ा सा चेंज करूंगी ताकि आपको समझ में आए। इसको 11 लिख के एक एच ऐसे लगा दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है तो 12 ही है ना, रिएक्शन शो करने के लिए। प्लस में HNO3 के साथ रिएक्शन है ना, तो HNO3 के साथ रिएक्शन है, मैं इसको ऐसे लिख दूं OHNO2। ओवरऑल है तो HNO3, क्या निकल जाएगा, माइनस ऑफ H2O, OHNO2 सॉरी NO2, ठीक है, एक तो यहाँ आ गया ना, तो क्या निकल जाएगा H2O, क्या हो गया, माइनस ऑफ H2O। रिएक्शन वही हाई टेम्परेचर पर होनी है, ध्यान रखिएगा, अधिक ताप, उच्च ताप पर, है ना। ओके, क्या बन जाएगा, नाइट्रोपेंटेन NO2। ओके, क्या बना, नाइट्रोपेंटेन की नाइट्रेशन हो गया। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन सल्फोनेशन, 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 सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण, 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 ठीक है, कुछ नहीं है, रिएक्शन बहुत सिंपल है, SO3H ग्रुप का जुड़ना ही सल्फोनेशन कहलाता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एल्केन की रिएक्शन, ये कौन है, एल्केन है, कोई भी एल्केन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दी जाए, किसके साथ, H2SO4 के साथ, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, वी नो दैट, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये भी हाई टेम्परेचर पर होता है, लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वी गेट RSO3H, that is alkane sulfonic acid, alkane sulfonic acid, alkane sulfonic acid। ओके, सेम ये रिएक्शन लिख लेते हैं अपन आगे, C5H11, एक H मैंने यूं लिखा, प्लस में H2SO4, इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ OHSO3H। ओके, ये प्लस की फॉर्म में ब्रेक होगा और ये माइनस की फॉर्म में OH माइनस, ओवरऑल माइनस ऑफ H2O। ये क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था ना, ये पेंटेन है। ओके, सेम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन है, क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा, बना C5H11SO3H, दैट इज पेंटेन, बस इसी तरीके से नाम लिखना है ना, पेंटेन सल्फोनिक एसिड। ओके, सो 3 केमिकल रिएक्शन हम देख चुके हैं, अभी और बाकी है, कुछ एक और बाकी रह गई है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, ओके, थैंक यू।